नमस्कार एवं सुप्रभात। मैं हूं यशवंत कानेटकर और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा एक प्रकार के ऑपरेटर्स की, और वो है कंडीशनल ऑपरेटर्स। अब तक हम लोग कई ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर मैं इसकी लिस्ट बनाता हूं तो शायद वह बेहतर होगा। हम देख चुके हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनके अलावा हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी प्रयोग हमारे प्रोग्राम्स में कई बार किया है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में अगर आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि हम लोग लॉजिकल एंड और लॉजिकल और तो यूज कर चुके हैं, पर हम लोगों ने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का प्रयोग अब तक नहीं किया है। इसका भी प्रयोग करना आज हम लोग सीखेंगे। उसके पहले ये देख लीजिए कि सारे ही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी जो होती है, प्रेसिडेंस जो होता है, वो रिलेशनल ऑपरेटर से ऊंचा होता है, ज्यादा होता है। मतलब प्रायोरिटी बढ़ रही है असाइनमेंट से लेकर के लॉजिकल नॉट ऑपरेटर तक। और नॉट ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाईएस्ट इसलिए है कि नॉट ऑपरेटर ये एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर मतलब उसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो हम एक ही ऑपरेंड इस्तेमाल में लाएंगे, जबकि बाइनरी ऑपरेटर जो है, जैसे कि अरिथमेटिक हो गए, रिलेशनल हो गया, असाइनमेंट हो गया, या लॉजिकल एंड और लॉजिकल और हो गया, ये सारे ही ऑपरेटर्स का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो इन्हें दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप स्टार ए ऑपरेटर लेते हो तो आप सिर्फ स्टार ए तो नहीं कहते हो, आप कहते हो बी स्टार ए या सी स्टार डी। मतलब कभी भी आपको स्टार ऑपरेटर का प्रयोग करना है तो आपको उसे दो ऑपरेंड्स देने पड़ेंगे, इसीलिए वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। वैसे ही लेस देन अगर आप यूज करते हो तो सिर्फ लेस देन 5 तो नहीं कहेंगे ना, हम लोग कहेंगे ए लेस देन 5। तो ए ये एक ऑपरेंड हो गया, 5 ये दूसरा ऑपरेंड हो गया। मतलब लेस देन का प्रयोग करते समय हमें दो ऑपरेंड्स का इस्तेमाल करना लाजमी है। अब ये सारों ऑपरेटर जो है ये बाइनरी ऑपरेटर्स है। नॉट ही सिर्फ एक अकेला है जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है वो है यूनरी ऑपरेटर, और यूनरी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी हर टाइम बाइनरी ऑपरेटर से ऊंची होती है, इसीलिए लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। प्रायोरिटी बढ़ रही है असाइनमेंट से लेकर के लॉजिकल नॉट तक। अब सिर्फ लॉजिकल नॉट ही एक ऑपरेटर ऐसा नहीं है जो यूनरी ऑपरेटर है, ऐसे और भी ऑपरेटर्स हैं। जैसे कि हम लोग कहेंगे a इक्वल टू -3 प्लस b -5। यह माइनस हम लोगों ने दो बार यूज किया है। पहला माइनस जो है ये आप देख सकते हैं कि ये यूनरी माइनस है, क्योंकि माइनस पहला जो है वो सिर्फ 3 के साथ काम कर रहा है, मतलब उसको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत है, मतलब वो यूनरी माइनस है। जबकि दूसरा माइनस जो हम लोग यूज कर रहे हैं b -5 के एक्सप्रेशन में, वो है बाइनरी माइनस, क्योंकि उसको b की भी जरूरत है, 5 की भी जरूरत है। मतलब लॉजिकल नॉट के सिवाय एक यूनरी माइनस भी ऐसा ऑपरेटर है जो यूनरी ऑपरेटर है। इनके अलावा आप देखेंगे कि स्कैनफ में जब हम लोग एम्परसैंड का प्रयोग करते आए तो ये एम्परसैंड या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी एक यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एंड ए, एंड बी, एंड सी इसी तरह से लिखते हैं ना स्कैनफ में। मतलब एंड भी एक यूनरी ऑपरेटर है, साइज ऑफ भी एक यूनरी ऑपरेटर है। साइज ऑफ को भी हम लोग एक ही ऑपरेंड के साथ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो भी एक यूनरी ऑपरेटर बन गया। तो ये सारे ऑपरेटर्स हम लोगों ने अब तक इस्तेमाल किए हैं। ये ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी ध्यान में रखने की कोशिश करिए कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी ये रिलेशनल से ज्यादा होती है, रिलेशनल ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी ये लॉजिकल से ज्यादा होती है। लॉजिकल में भी एंड की प्रायोरिटी और से ज्यादा है। वैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू ये एक लेवल पर है। इनकी प्रायोरिटी इक्वल टू और नॉट इक्वल टू से ज्यादा है। मतलब कल को अगर लिखते हैं एक एक्सप्रेशन a ग्रेटर देन 5
डबल इक्वल टू बी लेस देन 10। तो पहले a ग्रेटर देन 5 इवेल्युएट होगा, फिर b लेस देन 10 इवेल्युएट होगा और फिर डबल इक्वल टू इवेल्युएट होगा। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर्स के बीच में भी दो लेवल है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एक ऊंची लेवल पर है। इनकी प्रायोरिटी इक्वल टू या नॉट इक्वल टू से अधिक है। तो प्रायोरिटीज आप ध्यान में रखने की कोशिश करिए। अब मान लो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4। और ये समझ पाना एकदम आसान है कि a लेस देन इक्वल टू b, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इसलिए इस प्रोग्राम का आउटपुट बनेगा a। अब इसके बदले हम लोग यही प्रोग्राम एक और प्रकार से लिखते हैं जिसमें a और b की वैल्यू तो सेम है। इफ के बाद हम लोग लिखेंगे printf b else printf a। तो इसमें अंतर क्या है कि जहां इफ ब्लॉक है वहां हम लोगों ने एल्स ब्लॉक लिख दिया, जहां एल्स ब्लॉक है वहां हम लोगों ने इफ ब्लॉक लिख दिया। मतलब क्या? मतलब हम लोगों ने दोनों ब्लॉक्स एक्सचेंज कर दिए और हमें आउटपुट ए ही अपेक्षित है। अगर आपको ए ही आउटपुट चाहिए तो आप यहां कंडीशन जो लिखोगे वो ए लेस देन इक्वल टू बी को रिवर्स कर देंगे, मतलब ए ग्रेटर देन बी लिख देंगे। अब a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 है तो 3 ग्रेटर देन 4 फेल हो जाएगा। जैसे ही ये फेल हो जाएगा कंट्रोल पहुंचेगा एल्स ब्लॉक में और वहां a प्रिंट हो जाएगा। मतलब आउटपुट आपका वही रहा, सिर्फ आपने इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक को एक्सचेंज करते से ही कंडीशन को रिवर्स कर दिया। और बात ये समझ लीजिए कि सिर्फ ये इस सिंपल से प्रोग्राम में ही मुमकिन है ऐसा नहीं है। आप कल को कोई एक और कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम भी ले लीजिए जिसमें 10 स्टेटमेंट्स है इफ ब्लॉक में और 20 स्टेटमेंट्स है एल्स ब्लॉक में, ये दोनों को भी आप एक्सचेंज कर पाएंगे तब जब आप कंडीशन को रिवर्स करने की तैयारी रखोगे। अगर कंडीशन को रिवर्स करते हो तो आप इफ और एल्स ब्लॉक के कंटेंट्स कभी भी एक्सचेंज कर पाएंगे। अब यही प्रोग्राम एक और तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं जिसमें हैश इंक्लूड और इंट मेन तो वैसे ही रहेगा, a इक्वल टू 3 और फिर b इक्वल टू 4। ये एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब मैं बताऊंगा आपको इसको एक और तरीके से कैसा लिखेंगे। अगर आप ये प्रोग्राम को देखते हो तो आपके ध्यान में आएगा कि आपने इफ और एल्स ब्लॉक को एक्सचेंज जरूर नहीं किया है। दोनों ही प्रोग्राम्स में इफ ब्लॉक में प्रिंटफ ए है, दोनों ही प्रोग्राम में एल्स ब्लॉक में प्रिंटफ बी है। मतलब हम लोगों ने ब्लॉक्स एक्सचेंज नहीं किए हैं। इसके बावजूद हमें इसको कोई दूसरे प्रकार से अगर लिखना है तो a लेस देन इक्वल टू b, ये कंडीशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब a लेस देन इक्वल टू b कोई और तरीके से हम लोग कैसा लिखेंगे? a लेस देन इक्वल टू b को हम लोग लिख सकते हैं a इज नॉट ग्रेटर देन b। अब a इज नॉट ग्रेटर देन b, इसका मतलब ही क्या है कि a इज लेस देन और इक्वल टू b। तो a लेस देन इक्वल टू b लिख लीजिए या a नॉट ग्रेटर देन b लिख लीजिए। पर प्रॉब्लम यह है कि a नॉट ग्रेटर देन b ये नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई ऑपरेटर ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर नॉट ग्रेटर देन रिची साहब ने बनाया होता तो उन्हें नॉट लेस देन इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे ही बनाने पड़ते थे ना। इसलिए उन्होंने नॉट ग्रेटर देन ये ऑपरेटर बनाया ही नहीं। उन्होंने कहा इसको एक और दूसरे प्रकार से लिख लीजिए जो कि है नॉट ऑफ ए ग्रेटर देन बी। मतलब पहले ए ग्रेटर देन बी इवेल्युएट करिए और फिर उसको नॉट लगा दीजिए। a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 4, तो जब a ग्रेटर देन b इवेल्युएट होगा तो 3 ग्रेटर देन 4 तो फॉल्स हो जाएगा। फिर नॉट ऑफ फॉल्स करेंगे आप, नॉट ऑफ फॉल्स बन जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि वैसे ही नॉट ऑपरेटर काम करता है। अगर रिजल्ट आता है ट्रू तो नॉट ऑफ ट्रू बन जाएगा फॉल्स, और रिजल्ट आता है फॉल्स तो नॉट ऑफ फॉल्स बन जाएगा ट्रू। मतलब नॉट क्या करता है? नॉट रिजल्ट को निगेट कर देता है, अपोजिट कर देता है।
ट्रू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है। इस केस में a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है, तो 3 ग्रेटर देन 4 ये फॉल्स है, इसलिए नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू हो जाएगा। जैसे ही ये ट्रू हो जाएगा a प्रिंट हो जाएगा। वही हम लोग अपेक्षा कर रहे, जबकि इन एक्चुअलिटी आपको ध्यान में आएगा a तो प्रिंट ही नहीं होता, b प्रिंट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ कि आप समझ सकते हैं कि नॉट की प्रायोरिटी ग्रेटर देन से ज्यादा है। मतलब नॉट ऑफ ए ग्रेटर देन बी हुआ ही नहीं। फिर हुआ क्या? हुआ नॉट ए। ए की वैल्यू है 3, तो नॉट ऑफ 3 हुआ। 3 है नॉन जीरो, तो नॉन जीरो आपको पता है कि ये ट्रू माना जाता है। सी प्रोग्रामिंग में कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू कहलाती है। तो नॉट ऑफ 3 जब हम लोग करेंगे तो हम लोग कह रहे हैं नॉट ऑफ ट्रू। नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स है, और फॉल्स की वैल्यू आपको पता है कि ये 0 होती है। तो नॉट ऑफ ए बन जाएगा 0। 0 ग्रेटर देन 4 ये कंडीशन चेक होगी। 0 ग्रेटर देन 4 कंडीशन फेल हो जाएगी, इसलिए कंट्रोल एल्स ब्लॉक में जाएगा और बी प्रिंट हो जाएगा। हमें ये चाहिए नहीं, हमें चाहिए कि ए प्रिंट हो। तो ये हम कैसे हासिल कर पाएंगे? आप इंश्योर करिए कि पहले नॉट ए हो ही ना, पहले ए ग्रेटर देन बी हो और उसके रिजल्ट को नॉट अप्लाई हो। वो अगर करना है तो क्या करेंगे आप पैरेंथेसिस का प्रयोग करेंगे। ए ग्रेटर देन बी, इसको पैरेंथेसिस में लिख दीजिए। इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा कि ए ग्रेटर देन बी पहले एग्जीक्यूट होगा। अब 3 ग्रेटर देन 4 तो फॉल्स है, अब इस फॉल्स को नॉट अप्लाई किया जाएगा। नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू है, जैसे ही ये ट्रू बन जाता है तो ए प्रिंट हो जाएगा। इस तरह नॉट ऑपरेटर काम करता है। तो अब हमें लॉजिकल एंड भी पता है, लॉजिकल और भी पता है, और लॉजिकल नॉट भी पता हो गया आज। अब इस प्रोग्राम को जहां हम लोगों ने चेक किया है इफ ए ग्रेटर देन बी, ऐसा अगर हो तो बी प्रिंट करिए, अदरवाइज या एल्स ए प्रिंट करिए। अब इस प्रोग्राम को मुझे एक और तरीके से अगर लिखना है जिसमें मैं इफ और एल्स ब्लॉक को एक्सचेंज नहीं करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? ए ग्रेटर देन बी ये कोई और तरीके से लिखना होगा। अब समझ लीजिए कि ए ग्रेटर देन बी का मतलब ही क्या होता है कि ए इज नॉट लेस देन और इक्वल टू बी। पर नॉट लेस देन इक्वल टू ऐसा ऑपरेटर है नहीं, इसलिए नॉट को बाहर ले लीजिए और ए लेस देन इक्वल टू बी को पैरेंथेसिस के अंदर लिख दीजिए। इससे क्या होगा? ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, 3 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है। नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही कंडीशन फेल हो गई कंट्रोल एल्स ब्लॉक में जाएगा और ए प्रिंट कर देगा, जो कि हमें चाहिए और जो कि हमारी अपेक्षा भी है। इस प्रकार से कोई भी कंडीशन ले लीजिए, उसको दूसरे तरीके से अगर आपको लिखना है तो आप नॉट का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। ए ग्रेटर देन बी को आप लिख सकते हो नॉट ए लेस देन और इक्वल टू बी। एक और प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हम लोग लिखेंगे सी इक्वल टू नॉट ए। क्या आप समझते हैं कि यह सही है? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं सी इक्वल टू नॉट ए और डी इक्वल टू नॉट बी? इसका उत्तर है हां, मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि डेनिस रिची ने ऑपरेटर कैसे इवैल्यूएट होता है ये सी लैंग्वेज के अंदर बताया है। वो ऑपरेटर कहां यूज करना है ये चॉइस आपके और मेरे लिए उन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए अगर मैं सी इक्वल टू नॉट ए कहता हूं तो वो परफेक्टली सही है। ए की वैल्यू है 3, नॉट ऑफ 3 मतलब नॉट ऑफ ट्रू, नॉट ऑफ ट्रू मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब 0, तो नॉट ऑफ ए बन गया 0। ये 0 सी को असाइन हो जाएगा। जैसे ये सी को असाइन हो जाएगा, हम लोग जब इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी 0। और जब हम लोग डी इक्वल टू नॉट बी करेंगे, बी है -4, -4 भी नॉन जीरो है, मतलब ये भी ट्रू ही कहलाएगा। तो नॉट ऑफ ट्रू हो जाएगा जो कि है फॉल्स, फॉल्स मतलब 0, 0 डी को असाइन हो जाएगा, तो प्रिंट एफ डी से भी 0 ही प्रिंट होगा। अब ये करने के बाद ए और बी की वैल्यू क्या बनेगी? ये भी दोनों 0 0 रहेंगे कि ये इनकी ओरिजिनल वैल्यूज रिटेन करेंगे?
कोई वजह नहीं कि नॉट ए और नॉट बी करने से ए और बी की वैल्यू चेंज हो। क्यों? क्योंकि नॉट ऑफ ए ये तो सिर्फ एक्सप्रेशन है ना। अगर कल को आप लिखते हो z इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए और बी की तो वैल्यू यूज कर रहे हो, उससे ए और बी की वैल्यू चेंज तो नहीं हो जाएगी ना। ए और बी की वैल्यू चेंज कब होगी? तभी जब आप उसको एक नई वैल्यू असाइन करेंगे। मतलब जब तक आप ए इक्वल टू या बी इक्वल टू करते नहीं हो, तब तक ए और बी की वैल्यू चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब ए अब भी 3 ही होनी चाहिए और बी अब भी -4 ही होनी चाहिए। वैसे ही होता भी है। जब तक आप कोई नई वैल्यू असाइन नहीं करते हो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके, तब तक ए और बी की वैल्यू चेंज होगी ही नहीं। नॉट ए और नॉट बी ये तो सिर्फ एक्सप्रेशन है। कोई वेरिएबल एक्सप्रेशन में यूज करने से उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती। आप समझ सकते हो इस बात को। अब नॉट ऑपरेटर का उपयोग देख लीजिए। अगर मैं लिखता हूं इफ ए इक्वल टू 1 देन ए शुड बी इक्वल टू 0 एल्स ए शुड बी इक्वल टू 1। हम लोग यहां क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ए की ये वैल्यू अगर 1 होगी तो हम उसको 0 कर रहे हैं, अगर वो 0 होगी तो हम उसको 1 कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप लॉजिक लिखोगे अगर आप एक नए सी प्रोग्रामर हो। और अगर आप एक एक्सपीरियंस सी प्रोग्रामर हो तो आप इस प्रकार से नहीं लिखोगे इसको। आप लिखोगे सिंपली ए इक्वल टू नॉट ए। ए इक्वल टू नॉट ए से क्या होगा? अगर ए की वैल्यू 1 है तो वो 0 हो जाएगी, अगर वो 0 है तो वो 1 बन जाएगी। आप आजमा के देख सकते हो इसको। मान लो ए की वैल्यू 1 है, तो जब आप नॉट ए करेंगे तो बनेगा नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब 0, तो 0 ए को असाइन हो जाएगा। उसी तरह अगर ए की वैल्यू 0 है तो नॉट ऑफ 0 क्या हो जाएगा? नॉट ऑफ फॉल्स। नॉट ऑफ फॉल्स का मतलब ट्रू। ट्रू की वैल्यू है 1, 1 ए को असाइन हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा लॉजिक इंप्लीमेंट करना है जहां एक कोई वेरिएबल है, मान लो ए, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो वो 0 होनी चाहिए, और अगर वो 0 है तो वो टॉगल होके 1 हो जानी चाहिए। अगर इस प्रकार का लॉजिक आपको इंप्लीमेंट करना है तो वो सी लैंग्वेज में आप सिर्फ एक सिंपल सी लाइन से लिख सकते हो। कौन सी लाइन? ए इक्वल टू नॉट ए या वेरिएबल इक्वल टू नॉट वेरिएबल। इससे ये हासिल किया जा सकता है। तो इफ एल्स लिखने की आपको वैसे कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ए इक्वल टू नॉट ए लिख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। मान लो हम लोग एक और प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें लिखेंगे हम c इक्वल टू नॉट ए और b इक्वल टू 7, और फिर b और c की वैल्यू हम लोग प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप जब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको एक एरर आएगा। वो एरर है L वैल्यू रिक्वायर्ड। अब शुरुआत में सिर्फ L वैल्यू रिक्वायर्ड ये एरर देख के शायद आपके ध्यान में ना आए कि इस प्रोग्राम में हम लोगों ने गलती क्या की है। कई बार ऐसा और भी जगह होता है। मान लो मैं लिखता हूं प्रिंटफ हेलो। अब इस प्रिंटफ को देखते से आप कह सकते हो इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास लिखा ही नहीं है हेलो के बाद। तो अगर मैं एक कंपाइलर राइटर हूं तो इस प्रकार का एरर मैं कैसे डिस्प्ले करूंगा यूजर को? शायद मैं एक इंग्लिश में मैसेज लिखूंगा स्क्रीन पे, एरर मैसेज, और उसमें क्या लिखूंगा? डबल कोट इज मिसिंग। या शायद मैं लिखूं डबल कोट इज एब्सेंट, डबल कोट इज नॉट प्रेजेंट, वेयर इज द डबल कोट, व्हाट हैपेंड टू डबल कोट। ऐसे कोई एरर मैसेज दूंगा ना मैं। प्रॉब्लम यह है कि कंपाइलर जब इसको कंपाइल करता है तो वो एरर मैसेज देता है देयर इज ए न्यू लाइन इन योर कांस्टेंट। अब इस मैसेज को देख करके तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसका मतलब है कि डबल कोट मिसिंग है। मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि कई बार जो एरर मैसेजेस आएंगे वो मैसेजेस का मतलब शायद आपको ना पता लगे। तो मैसेज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करिए, वो स्टेटमेंट जहां एरर आया है वहां कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि वो स्टेटमेंट तो आपने लिखा है ना, वहां एरर पकड़ पाने की उम्मीद ज्यादा है। इसलिए स्टेटमेंट को देखिए। एरर मैसेज समझता है तो ठीक है, ना समझता है तो स्टेटमेंट को देख करके आप पता कर सकते हो उसमें गलत क्या है। वैसे ही एल वैल्यू रिक्वायर्ड है।
इससे एकदम से तो पता नहीं लगता है कि इसमें गलत क्या है। तो स्टेटमेंट को देखते हैं हम लोग। इस पूरे स्टेटमेंट में C इक्वल टू नॉट ए और B इक्वल टू 7, ये सारे स्टेटमेंट में हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन से ऑपरेटर को है? नॉट को है। तो पहले नॉट ए इवेल्युएट होगा। ए की वैल्यू है 3, तो नॉट ऑफ ए बन जाएगा 0। अब ये एक्सप्रेशन बन गया C इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 7। अब इसके बाद क्या इवेल्युएट होगा? इसके बाद इवेल्युएट होगा और ऑपरेटर, क्योंकि असाइनमेंट के ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी आपको पता है सबसे लोएस्ट है। अब होगा 0 और 7, सॉरी 0 और 4, क्योंकि B की वैल्यू है 4, नॉट ए से मिला है हमें 0, तो 0 और 4 मतलब फॉल्स और ट्रू। फॉल्स और ट्रू का मतलब है ट्रू, ट्रू की वैल्यू होती है 1। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन बन जाएगा C इक्वल टू 1 इक्वल टू 7। जैसे ये C इक्वल टू 1 इक्वल टू 7 बन जाएगा तो इसे कोई भी कंपाइलर अलाउ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि C इक्वल टू 1 तो सही है, पर 1 इक्वल टू 7 गलत है। 7 की वैल्यू 1 को असाइन हो नहीं सकती। इसीलिए वो कह रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू आई नीड ए वैल्यू विच आई डोंट फाइंड। तो एल वैल्यू का मतलब आप समझ रहे हो? ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल के सॉरी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में होती है, वो वैल्यू मुझे मिल नहीं रही है, ये वो एरर बता रहा है। आपने सिर्फ इतना समझना है कि जब भी आपको एल वैल्यू रिक्वायर्ड ऐसा मैसेज आएगा, इसका मतलब है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम है। वैसे ही कभी आर वैल्यू रिक्वायर्ड ये एरर मैसेज आया तो समझिए कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम हमें एलिमिनेट करना है, तो हम लोग इसको इस तरह एलिमिनेट कर सकते हैं। b इक्वल टू 7 को पैरेंथेसाइज कर दीजिए। अब नॉट ए से मिलेगा आपको 0, b इक्वल टू 7 से 7 पहले असाइन हो जाएगा b को। अब ये बन जाएगा 0 और 7। 0 और 7 मतलब फॉल्स और ट्रू। फॉल्स और ट्रू का वैल्यू है ट्रू, तो ट्रू मतलब 1, तो c को वैल्यू असाइन हो जाएगी 1 और b को पहले ही 7 असाइन हो चुका है। मतलब इसको आप अगर प्रिंट करेंगे तो b से 7 मिलेगा और c से 1 मिलेगा। समझ गए आप? चलो फिर कोई एक और प्रोग्राम करते हैं। अगर वही प्रोग्राम लेते हैं और इसको एक और तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इसको, मेन तो ऐसे ही रहेगा, फिर इफ नहीं लिखेंगे हम सीधा लिख देंगे a लेस देन इक्वल टू b क्वेश्चन मार्क प्रिंट एफ ए कोलोन प्रिंट एफ बी। क्वेश्चन मार्क और कोलोन जो है यह है कंडीशनल ऑपरेटर्स, और इनकी खासियत यह है कि ये C के सिर्फ एक अकेले टर्नरी ऑपरेटर्स है। यूनरी का आप मतलब जानते हो, ऐसा ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड इस्तेमाल करता है। बाइनरी मतलब ऐसा ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड्स इस्तेमाल करता है, और टर्नरी को लगते हैं 3 ऑपरेंड्स। आप देख सकते हो a लेस देन इक्वल टू b ये एक ऑपरेंड हो गया, प्रिंटफ a ये दूसरा ऑपरेंड हो गया, और प्रिंटफ b ये तीसरा ऑपरेंड हो गया। मतलब ये 3 ऑपरेंड्स के साथ काम कर रहा है। और ये कंडीशनल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं? अगर ये कंडीशन ट्रू रही, सही रही, तो प्रिंटफ ए एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन फेल हो गई तो कोलोन के बाद जो पार्ट लिखा है आपने वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब a लेस देन इक्वल टू b ट्रू है तो प्रिंटफ a एग्जीक्यूट होगा, a लेस देन इक्वल टू b अगर फॉल्स है तो प्रिंटफ b एग्जीक्यूट होगा। इस केस में a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो a प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स को और इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम को कंडीशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके ढालना है तो आप पहले तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, फिर इफ नहीं लिखेंगे, आप सीधी तौर से कंडीशन लिख देंगे, फिर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क प्रिंटफ ए। हम लोगों ने कोलोन में कुछ भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि एल्स का प्रयोग हम लोगों ने यहां किया नहीं है। अगर एल्स ब्लॉक नहीं है तो उसके पैरेलल जब हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स का प्रयोग करेंगे तब हम कोलोन ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही हम लोग कोलोन ड्रॉप करके इस प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे
तो हम लोगों को मिलेगा एक एरर। इसका मतलब हम लोग कोलोन ड्रॉप नहीं कर सकते, कोलोन आपको लिखना जरूरी है। अगर आपको कोलोन लिखना जरूरी है तो इस प्रोग्राम को हम लोगों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलो इसको चेंज करते हैं। अब लोग ध्यान से देखिए कि मुझे कोलोन का प्रयोग करना जरूरी था और वो मैंने यहां किया है। अगर ये कंडीशन सही रही तो प्रिंटफ ए एग्जीक्यूट होगा और कोलोन में हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा। कोलोन जरूर लिखा है पर कोलोन के बाद जो एक स्टेटमेंट होनी चाहिए वो स्टेटमेंट नहीं लिखी, इसलिए यहां फिर से एरर आ जाएगा। कोलोन तो जरूरी है ही पर ये एरर कुछ गया नहीं अपने प्रोग्राम में से। अगर इस प्रोग्राम में से एरर को हटाना है तो कोलोन पार्ट में आपको कुछ ना कुछ लिखना जरूर होगा। तो क्या लिखेंगे हम? हमारा लॉजिक ये कहता है कि a लेस देन इक्वल टू बी अगर फेल हो गया तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं होना चाहिए जो है, इसके लिए हम लोग लिख देंगे सेमीकोलन, जहां सेमीकोलन का मतलब है नल स्टेटमेंट। नल स्टेटमेंट क्या करता है? नल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं करता और वही हमें चाहिए कि अगर कंडीशन फेल हो जाए तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग कोलोन के बाद सेमीकोलन लिख करके हासिल करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम ये हो जाता है जैसे ही मैं सेमीकोलन लिखता हूं वो कंपाइलर समझने लगता है कि ये तो टर्मिनेटर है, जबकि मैं सोच रहा हूं कि वो एक नल स्टेटमेंट है। पर कंपाइलर सोचता है कि ये टर्मिनेटर है और उसके बाद आप एक सेमीकोलन लगा चुके हो, वो बन जाता है नल स्टेटमेंट। अब आप शायद कोशिश करेंगे कि अब ये कोलोन और सेमीकोलन है, इसके बीच में मैं एक और सेमीकोलन दे देता हूं और वो नल स्टेटमेंट जैसा बर्ताव करेगा, पर वैसे भी नहीं होता है। जैसे ही आप सेमीकोलन लगा देते हो वो बन जाएगा टर्मिनेटर और उसके बाद के दो सेमीकोलन बन जाएंगे नल स्टेटमेंट। मतलब ये क्वेश्चन मार्क और कोलोन काफी प्रॉब्लमेटिक ऑपरेटर्स है। इसीलिए आपको क्या करना होगा? कोलोन के बाद ऐसा कुछ लिखना होगा जिससे एग्जीक्यूट होने पर कुछ ना हो। शायद आप लिख दे प्रिंटफ डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो कि एम्प्टी है, मतलब कुछ भी प्रिंट मत करिए, यही हम लोग कह रहे हैं। या तो आप लिख लीजिए कोई स्टेटमेंट जैसे कि z इक्वल टू 3 है। ये दोनों ही स्टेटमेंट आप समझेंगे कि ये डमी स्टेटमेंट्स है, इनका एग्जीक्यूशन में हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करना है क्वेश्चन मार्क कोलोन का, इसलिए हम वो कोलोन के बाद कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ऐसे प्रकार से क्वेश्चन मार्क कोलोन का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क और कोलोन दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपने क्वेश्चन मार्क यूज किया तो आपको कोलोन यूज करना जरूरी है, अगर आपने कोलोन यूज किया तो आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना जरूरी है। इतना ही नहीं, क्वेश्चन मार्क के बाद कोई ना कोई स्टेटमेंट होनी ही चाहिए। वैसे ही कोलोन के बाद भी कोई ना कोई डमी ही क्यों ना हो पर स्टेटमेंट होनी ही चाहिए। यही मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि आपने एक ऑपरेटर यूज किया क्वेश्चन मार्क तो आपको दूसरा यूज करना जरूरी है कोलोन, या आपने कोलोन यूज किया तो आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना जरूरी है। आपको हो सकता है डमी स्टेटमेंट यूज करना पड़े क्वेश्चन मार्क पार्ट में या तो कोलोन पार्ट में। और आप एक मिनट के लिए भी यह मत समझिए कि क्वेश्चन मार्क कोलोन ये रिप्लेसमेंट है इफ एल्स का। क्यों? क्योंकि इफ और एल्स में हम लोग कई सारी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, जबकि क्वेश्चन मार्क कोलोन हम लोग जब यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट का प्रयोग किया जा सकता है क्वेश्चन मार्क के बाद और एक ही स्टेटमेंट कोलोन के बाद। तो ऐसी सिचुएशंस तो काफी कम रहेगी ना, काफी लिमिटेड रहेगी ऐसी सिचुएशंस जिसमें आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन मार्क के बाद, एक है कोलोन के बाद। उसी समय हम लोग क्वेश्चन मार्क कोलोन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने कुछ समय पहले एक डिस्काउंट का प्रोग्राम लिखा था, उसमें हम लोग चेक कर सकते हैं क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, डिस्काउंट इक्वल टू 10, कोलोन डिस्काउंट इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन मार्क के बाद एक ही स्टेटमेंट है, कोलोन के बाद भी एक ही स्टेटमेंट है। इस किस्म के प्रोग्राम में आप क्वेश्चन मार्क कोलोन का प्रयोग करें तो वो सही है। पर अगर आपको HRADACA वाला अगर प्रोग्राम लेते हैं, उसमें कई सारी स्टेटमेंट्स थी इफ में और कई सारी थी एल्स में, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क के बाद 3 स्टेटमेंट्स है और कोलोन के बाद 3 स्टेटमेंट्स है।
ऐसा अगर प्रोग्राम है आपका तो आप क्वेश्चन मार्क कोलन का प्रयोग नहीं कर सकते। उस समय आपको दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा बगैर इफ और एल्स यूज करने के। एक और बात ध्यान में रखिए कि जब भी आप कोलन लिखते हो और उसके बाद एक असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करते हो तो आपको उसको पैरेंथेसिस में लिखना जरूरी है। जैसे कि हम लोग डिस्काउंट इक्वल टू 0 को पैरेंथेसिस में लिखा है हम लोगों ने, वो पैरेंथेसिस जरूरी है। डिस्काउंट इक्वल टू 10 का जो पैरेंथेसिस है वो ऑप्शनल है, वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बल्कि डिस्काउंट इक्वल टू 0 का जो पैरेंथेसिस है वो लिखना एकदम जरूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको कंपाइलर एरर रिपोर्ट करेगा। तो हम लोग इसको कैसे ध्यान रखें कि पहला पैरेंथेसिस ऑप्शनल है और दूसरा कंपलसरी है। मेरी सलाह अगर आप लेते हो तो इसको ध्यान में ही मत रखिए। सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी मैंने क्वेश्चन मार्क कोलन में असाइनमेंट यूज करना है, मैं हर टाइम पैरेंथेसिस को यूज करूंगा। अगर आप इसको इस प्रकार से ध्यान में रखते हैं तो आपको ये ध्यान में रखने की जरूरी नहीं है कब आपको लगाना है और कब आपको पैरेंथेसिस नहीं लगाना है। जब भी आएगा असाइनमेंट क्वेश्चन मार्क कोलन में हर टाइम पैरेंथेसिस लगा दीजिए, वो एकदम सेफ भी है। नेस्टिंग अगर हम लोग करते हैं क्वेश्चन मार्क कोलन का, वो जरूर अलाउड है। यहां हम लोग लिख रहे हैं ए लेस देन इक्वल टू बी, अगर ये सही है तो एक और कंडीशन चेक करिए ए लेस देन इक्वल टू सी, ये भी अगर कंडीशन सही है तो ए प्रिंट करिए, अदरवाइज बी प्रिंट करिए। और अगर पहली ही कंडीशन फेल हो गई तो क्या करें, तो आप सीधा प्रिंटफ सी प्रिंट कर दीजिए। तो एक क्वेश्चन मार्क कोलन के अंदर दूसरा क्वेश्चन मार्क कोलन लिखते हो तो वो अलाउड है, जायज है। अब मान लो हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने लिखा है ए लेस देन इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10, अदरवाइज बी इक्वल टू 20, और फिर हम लोगों ने बी को प्रिंट किया है। अगर इसको हमको और कोई तरीके में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू 5 क्वेश्चन मार्क 10 कोलन 20। मतलब अगर कंडीशन सही रही तो 10 असाइन करिए बी को, अदरवाइज 20 असाइन करिए बी को, ये ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग फिर से बी को प्रिंट कर देंगे। अब अगर आपको चाहिए तो ये दो स्टेटमेंट्स को भी आप कंबाइन करके लिख सकते हो, प्रिंटफ %d ए लेस देन इक्वल टू 5 क्वेश्चन मार्क 10 कोलन 20। मगर मतलब क्या कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 5 अगर सही रहा तो 10 प्रिंट करिए %d से, अदरवाइज 20 प्रिंट करिए %d से। मतलब वही प्रोग्राम हम लोग ज्यादा से ज्यादा कॉम्पैक्ट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स का भी ज्ञान आप प्राप्त कर चुके हैं। इसको आप यूज में लाइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा। गुड बाय एंड गुड लक।